फिल्म की शुरुआत कॉलेज के दोस्तों के एक ग्रुप से होती है जो अपनी ग्रेजुएशन की खुशी में एक प्राइवेट बीच पर पार्टी कर रहे हैं। इस पार्टी में सभी दोस्त भविष्य की चिंताओं से दूर मस्ती के मूड में डूबे हुए हैं, इस बात से बेखबर कि अगली सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पार्टी के दौरान वेंस और गिलबर्ट को समुद्र के किनारे एक अजीब मांस जैसा गोला मिलता है। सब उसे देखते हैं और छूते भी हैं, लेकिन फिर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद घंटों तक शराब और मस्ती का दौर चलता है। जब वे थक जाते हैं तो उन्हें जहां जगह मिलती है वे वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोस्तों की नींद खुलती है तो बीच पर एक अजीब सा सन्नाटा होता है। रात वाली रौनक गायब हो चुकी थी और ज्यादातर लोग वहां से जा चुके थे। अब वहां सिर्फ 8 दोस्त ही बचे थे। उन दोस्तों में कायली भी एक थी। उसे सुबह से ही कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी उसकी नजर एक पक्षी पर पड़ती है जो उड़ते हुए आकर रेत पर बैठता है। अचानक रेत उस पक्षी को अपने अंदर खींच लेती है। कायली यह देखकर बुरी तरह डर गई। वह तुरंत भागकर अपने दोस्तों के पास गई और उन्हें चिल्लाकर सब बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा कि यह नशे या मजाक का असर है। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, पागल हो गई है क्या, भला रेत किसी को कैसे निगल सकती है। कायली के शक को दूर करने के लिए उसकी दोस्त मार्शा रेत पर अपना पैर रख देती है, लेकिन तभी कुछ भयावह होता है। अचानक किसी अदृश्य चीज ने रेत के नीचे से उसके पैर को मजबूती से जकड़ लिया। मार्शा ने अपना पैर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। घबराहट में उसने सहारा लेने के लिए अपने हाथ रेत पर टिकाए, पर देखते ही देखते उसके हाथ भी रेत में धंस गए। वह उस अदृश्य पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। शांति से भरे उस बीच पर अचानक मार्शा की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। उसकी चीखें सुनकर बाकी सभी दोस्तों को असल खतरे का आभास हुआ। मार्शा को तड़पता देख वेंस उसे बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बीच की रेत पर कदम रखता है, रेत उसे अचानक नीचे गिरा देती है और एक भूखे जानवर की तरह निगलने लगती है। वेंस की दर्दनाक चीखें हवा में गूंज उठती हैं। जैसे जैसे वह रेत के अंदर धंसता है, सबका दिल दहल जाता है। वेंस का चेहरा बुरी तरह पिघलने लगता है और देखते ही देखते वेंस पूरी तरह से उस जानलेवा रेत में समा जाता है। रॉनी तुरंत कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार टस से मस नहीं होती, क्योंकि इस जानलेवा रेत ने कार के टायरों को बुरी तरह जकड़ रखा है, जिससे कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब बाहर निकलना मौत को बुलावा देना था। उन सबके बीच गहरे डर का माहौल बन चुका था। तभी कायली इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर रेत के नीचे ऐसी क्या चीज है जो इंसानों को निगल रही है। वह सावधानी से अपने हाथ को रेत के करीब ले जाती है। जैसे ही उसका हाथ रेत के पास पहुंचता है, जमीन के अंदर से पतले रेशों जैसे अनगिनत टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। वे किसी शिकारी की तरह कायली की उंगलियों की ओर आकर्षित होते हैं। फिर कायली आसपास नजर घुमाती है और वह दूर रेत पर उसी चीज को देखती है जिसे वेंस और गिलबर्ट रात में समुद्र से लाए थे। वह मांस जैसा गोला अब बीच से टूट गया था और खाली हो चुका था। उसे देखते ही कायली सारा माजरा समझ गई। वह दोस्तों को बताती है, उस अंडे को देखो, वह टूट चुका है। शायद जो चीज उस अंडे के भीतर थी वह अब बाहर निकल चुकी है और इसी रेत के नीचे छिपी है। शायद बाकी सभी लोग इसी क्रिएचर का खाना बन चुके हैं। हम अब तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हम सीधे रेत के संपर्क में नहीं हैं। उन्हें अब समझ आया कि कार, टेबल या कुर्सियों पर होने की वजह से वे सुरक्षित हैं। जैसे ही कोई भी रेत पर कदम रखता है, वह क्रिएचर उसे भांप लेता है और पलक झपकते ही उसे अपना शिकार बना लेता है। तभी गिलबर्ट को होश आता है, जो एक तंग खाली ड्रम में फंसा हुआ है। वह डर के मारे हिलने डुलने लगता है। उसे हिलता देख बाकी दोस्त चिल्लाकर उसे रोकते हैं। यह रेत अब मौत का जाल बन चुकी है। गिलबर्ट को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी मिच ने उसे शांत करने के लिए कहा, रुको गिलबर्ट, बस कुछ ही घंटों की बात है। रेस्क्यू टीम आने वाली है, वे तुम्हें सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। यह सुनकर गिलबर्ट थोड़ा शांत हो गया और अपनी जगह पर रुक गया। लेकिन सच तो ये था कि मिच ने झूठ बोला था। वहां कोई नहीं आने वाला था। उसने सिर्फ गिलबर्ट को शांत रखने के लिए इस झूठ का सहारा लिया था। कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद भी वहां कोई नहीं आया। अब दोपहर की धूप के कारण कार के अंदर बैठे दोस्तों और ड्रम में फंसे गिलबर्ट की हालत खराब होने लगती है। एक बहुत ही तंग जगह में फंसे होने के कारण गिलबर्ट का शरीर अकड़ गया है और ड्रम के किनारों से रगड़ खाने के कारण उसके शरीर से खून भी बह रहा है। गिलबर्ट को धूप में झुलसता देख रॉनी गिलबर्ट की ओर सनस्क्रीन की बोतल फेंकता है, जिसे गिलबर्ट कैच कर लेता है और लगा लेता है। इससे गिलबर्ट को काफी राहत मिलती है। उन्हें पता है कि वे यहाँ बैठकर अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें कैसे भी करके इस जानलेवा रेत को पार करना ही होगा। ये क्रिएचर रेत में कितनी दूर तक फैला हुआ है, ये जानने के लिए कायली खाने की कुछ चीजें रेत पर फेंकती है। जैसे ही वह चीज रेत को छूती है, रेत उसे अपने अंदर खींच लेती है। फिर कायली खाने की एक और चीज पहली वाली चीज से थोड़ी दूरी पर फेंकती है। इस बार वह चीज रेत पर ही पड़ी रहती है। क्रिएचर उसे नहीं निगलता। इससे यह साफ हो जाता है कि वह जीव अभी ज्यादा दूर तक नहीं फैला है। जहां वह चीज गिरी है वही एक सेफ जोन है।
अब उन्हें बस किसी तरह उस सुरक्षित जगह तक पहुंचना है, मगर खतरा कोई नहीं लेना चाहता था। जोना ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। उसने कार में रखा एक स्केटबोर्ड उठाया और उसे सावधानी से कार के ठीक सामने रेत पर रखा। वह धीरे से उस पर उतरा, पर हैरानी की बात थी कि रेत ने उसे कुछ नहीं किया। शायद स्केटबोर्ड की वजह से उसका सीधा संपर्क रेत से नहीं था। इसका फायदा उठाकर जोना धीरे धीरे उस सुरक्षित जगह की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह बीच में पड़ी एक टेबल के पास पहुंचा, स्केटबोर्ड अचानक पीछे की ओर खिसक गया। जोना का संतुलन बिगड़ गया और वह रेत के बेहद करीब पहुंच गया। तभी रेत के नीचे से पतले पतले टेंटिकल्स निकले और जोना के पेट में जा धंसे। जोना दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह खुद को संभालकर झपट कर टेबल के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही जोना टेबल पर पहुंचा, उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगा। जब उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। टेंटिकल्स ने उसके पेट को कई जगहों से छलनी कर दिया था। गहरे और डरावने घाव साफ नजर आ रहे थे। तभी घावों से खून बहने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि जोना के पैर जवाब दे गए और वह दर्द से कराहते हुए उसी बेंच पर लेट गया। तभी रॉनी नाम की लड़की को याद आता है कि कार की डिग्गी में उन सबके फोन रखे हैं। उसने कहा, अगर हम किसी तरह डिग्गी खोल लें तो कॉल करके मदद बुला सकते हैं। रॉनी ने हिम्मत दिखाते हुए इस काम को करने का निर्णय लिया। वह कार के पिछले हिस्से पर खड़ी हो गई। रेत उसके पैरों से बस कुछ ही इंच दूर थी। चंदा भी सावधानी से उसकी मदद करने लगी। रॉनी पूरी ताकत लगाकर डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घुटनों के कारण डिग्गी खुल नहीं पा रही थी। तभी कायली रॉनी को एक रॉड का सहारा देती है। उस रॉड के सहारे रॉनी आखिरकार डिग्गी को खोल लेती है, लेकिन ठीक उसी पल एक भयानक हादसा होता है। रॉनी का पैर फिसल जाता है और खुद को संभालने की कोशिश में उसकी उंगलियां कार की डिग्गी के बीच में बुरी तरह फंस जाती हैं और वह चीख पड़ती है। तभी दूर से बीच पेट्रोलमैन की जीप हॉर्न बजाती हुई उनकी ओर आती दिखाई देती है। मौत के मुंह में फंसे दोस्त उम्मीद से भर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर उसे रुकने का इशारा करते हैं। जीप उनके पास आकर रुकती है, जिसमें एलेक्स नाम का पेट्रोलमैन बैठा है। बिखरा सामान और दोस्तों की हालत देख एलेक्स कहता है, पता नहीं आज की जनरेशन के लोग ड्रग्स लेकर कैसे कैसे कारनामे करते हैं। कायली और बाकी दोस्त चिल्ला चिल्ला कर उसे रेत के नीचे छिपे खतरे के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। वे उसे बताते हैं कि रेत के नीचे कोई क्रिएचर है जो इंसानों को निगल रहा है, लेकिन एलेक्स उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि ये सब नशे की हालत में है और बस बकवास कर रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को मजाक समझकर अनदेखा कर देता है। वह अपनी जीप से बाहर निकलता है। किस्मत से उसने पैरों में मजबूत जूते पहने हुए थे, इसीलिए रेत के टेंटिकल्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। उसे सही सलामत खड़ा देख उन्हें एक पल के लिए राहत महसूस होती है। एलेक्स सबसे पहले घायल जोना के पास जाता है। जोना के पेट पर गहरे घाव और खून देखकर एलेक्स हैरान रह जाता है। एलेक्स सोचता है कि शायद ये किसी सस्ते नशे का परिणाम है। इसके बाद वह ड्रम में फंसे गिलबर्ट की ओर बढ़ता है। वह गिलबर्ट को ड्रम से बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन गिलबर्ट बुरी तरह फंसा हुआ था, इसलिए एलेक्स उसे बाहर नहीं निकाल पाता। इसके बाद एलेक्स गुस्से में कायली और मिच के पास जाता है। वह उन्हें नीचे आने का आदेश देता है, लेकिन मौत को अपनी आंखों के सामने देख चुके कायली और मिच डर के मारे अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। उनका इनकार सुनकर वह उन्हें पुलिसिया लहजे में धमकी देता है कि दोनों नीचे आ जाओ। कायली और मिच उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि रेत के नीचे कोई क्रिएचर छिपा है, लेकिन एलेक्स के अहंकार के आगे उनकी हर कोशिश बेकार साबित होती है। एलेक्स को लग रहा था कि वे बस उसे बेवकूफ बना रहे हैं। एलेक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उन्हें डराने के इरादे से अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ाहट में उसकी चाबियां सीधे रेत पर गिर जाती हैं। कायली उसे फिर से चेतावनी देती है, लेकिन एलेक्स उसकी बातों को अनसुना कर देता है। वह झुकता है और उस चाबी को उठाने के लिए जैसे ही उसका हाथ रेत को छूता है, वह रेत से चिपक जाता है। एलेक्स घबराकर पूरी ताकत से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। जब वह अपना हाथ बाहर खींचता है, उसका आधा हाथ रेत निगल चुकी थी। इससे पहले कि एलेक्स संभल पाता, रेत के टेंटिकल्स उसे हर तरफ से जकड़ लेते हैं और रेत उसे धीरे धीरे अपने अंदर खींचने लगती है। उसकी चीखें हवा में दम तोड़ने लगती हैं और देखते ही देखते एलेक्स पूरी तरह से उस जानलेवा रेत में समा जाता है। काफी देर की खामोशी के बाद मिच ने एक सुझाव दिया, अगर हम अपने पैरों पर मोटे कपड़े लपेट लें तो रेत हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हमने देखा था कि एलेक्स ने जूते पहने थे, इसलिए जब तक उसने रेत को छुआ नहीं, वह सुरक्षित था। चंदा, तुम मुझे वे कपड़े दो जो कार की सीट पर रखे हैं। मिच की बात मानकर चंदा कार से कपड़े उठाकर उसकी ओर फेंकने लगी। कपड़ा कैच करने के चक्कर में मिच सीधा नीचे रेत में गिर पड़ा। जैसे ही मिच का शरीर रेत से टकराया, हजारों छोटे छोटे टेंटिकल्स बाहर निकले और उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लिया। वह क्रिएचर मिच को खींचते हुए रेत के अंदर ले गया। अपने एक और दोस्त को इस तरह अपनी आंखों के सामने खोता देख सभी दोस्त बुरी तरह टूट गए, लेकिन फिर भी कायली ने हिम्मत जुटाई और चंदा से कहा, मैं तुम्हारी तरफ ये लकड़ी के टुकड़े फेंक रही हूँ, इन्हें एक तरफ रख देना। और चंदा उन्हें सावधानी से बिछा देती है।
फिर कायली बिना वक्त गंवाए एक लंबी और जोखिम भरी छलांग लगाती है और सीधे कार के ऊपर जा पहुंचती है। फिर वह चंदा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। कायली चिल्लाते हुए बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यहाँ आकर पार्टी करने का प्लान तुम्हारा ही था। देखो, आज तुम्हारी वजह से हमारे दोस्त मारे गए। लेकिन इसमें चंदा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे क्या पता था कि उनके साथ यहाँ ऐसा कुछ होगा। फिर कायली और चंदा मिलकर रोनी की उंगलियों को डिग्गी से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। काफी मशक्कत के बाद वे कामयाब हो जाती हैं। कायली तुरंत पास में रखे एक कपड़े को रोनी के हाथ पर लपेट देती है ताकि खून बहना कम हो जाए। इसके बाद चंदा हिम्मत करके उन लकड़ियों को एक एक करके आगे की ओर बिछाती है। वह बहुत सावधानी से उन लकड़ियों पर पैर रखते हुए पास वाली बेंच तक सुरक्षित पहुंच जाती है। चंदा को सही सलामत देख कायली भी उसी रास्ते से बेंच तक पहुंच जाती है। अब वे दोनों बेंच पर सुरक्षित थीं। वहां कायली जोनाह को देखती है, जिसकी हालत काफी नाजुक है। कायली उससे बात करने की कोशिश करती है, जिस पर जोनाह की धीमी आवाज सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। दूसरी ओर रोनी भी उसी लकड़ी के रास्ते से बेंच की तरफ आने की कोशिश करती है। वह बेंच के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह रेत पर जा गिरी। इससे पहले कि कायली या चंदा उसे बचाने के लिए हाथ भी बढ़ा पाती, वह खूंखार क्रिएचर रोनी को रेत की गहराई में खींच ले गया। अब चंदा ने दोनों पैरों पर मोटे कपड़े को मजबूती से बांध लिया, रेत के ऊपर दौड़कर कार की तरफ जाने लगी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह सुरक्षित कार के ऊपर पहुंच गई। ये देखकर ड्रम में फंसा गिलबर्ट बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई कि वे जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। काफी देर से एक ही जगह खड़े रहने के कारण गिलबर्ट का घाव गहरा हो गया था, जिससे उसका खून रिस्कर ड्रम से बाहर रेत पर फैलने लगा। वह क्रिएचर खून की गंध को तुरंत सेंस कर लेता है। देखते ही देखते कुछ विशाल टेंटिकल्स निकलते हैं और गिलबर्ट को जकड़कर नीचे दबोच लेते हैं। अब वह क्रिएचर बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि वह कई इंसानों को अपना शिकार बना चुका है। उसके टेंटिकल्स अब इतने लंबे और मजबूत हो गए हैं कि उसने उस कार को हिलाना शुरू कर दिया जिस पर चंदा खड़ी है। कार के अचानक हिलने से चंदा अपना संतुलन खो देती है और कार पर ही गिर जाती है, जिससे वह वहीं बेहोश हो गई। अब केवल कायली ही होश में बची थी। चारों तरफ सन्नाटा था। रात होते होते चंदा को भी होश आ गया। चंदा ने देखा कि कायली अब भी दूर बेंच पर है। चंदा ने कार की छत पर रखे पोर्टेबल सामान को नीचे रास्ते की तरह बिछाया। कायली जोना को उठाकर चंदा की मदद से सुरक्षित कार में बिठा देती है और साथ ही चंदा भी बैठ जाती है। पर जैसे ही कायली कार में जाने की कोशिश करती है, वह क्रिएचर अपने टेंटिकल्स से कार के दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन कायली फुर्ती से कार की छत पर चढ़ जाती है, जहां उसे पेट्रोल की केन दिखती है। वह तुरंत पेट्रोल को रेत पर गिरा देती है, जिससे काफी सारा पेट्रोल उस क्रिएचर के टेंटिकल्स पर भी गिर जाता है। फिर कायली बिना वक्त गवाए माचिस की तिल्ली जलाकर रेत में फेंक देती है। देखते ही देखते क्रिएचर के टेंटिकल्स में आग लग जाती है और वह दर्द के मारे छटपटाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कायली झट से कार के अंदर चली जाती है और दरवाजे बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वह क्रिएचर खुद ही रेत की गहराई में चला जाता है, क्योंकि आग की वजह से वह घायल हो चुका था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। कायली और चंदा बुरी तरह डरी हुई और थकी हुई थी। बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता न देख वे दोनों कार के अंदर ही सो जाती हैं। अगली सुबह अचानक कोई कार के शीशे पर दस्तक देता है। कायली धीरे से कार का दरवाजा खोलती है। वह कांपते हुए अपना पैर रेत पर रखती है, पर इस बार उसका पैर रेत में धंसता नहीं है। रेत बिल्कुल शांत थी। ये देखकर चंदा भी कार से बाहर आ जाती है। उन्हें यकीन हो गया था कि वह मॉन्स्टर अब वहां से जा चुका है। दोनों वहां से धीरे धीरे निकलने लगती हैं। जोना, जो कल रात तक जिंदा था, अब मर चुका था। जैसे ही कैमरा बीच से दूर समुद्र की ओर जाता है, तो नीचे एक विशाल क्रिएचर दिखाई देता है, जो अब एक और भी बड़े और भीड़ भाड़ वाले बीच की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।